गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए बच्चों, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 7 की हम सेकंड सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हमने कल पर्यावरण पढ़ लिया था। मैंने कहा था आप सभी को कि आप सभी सेकंड चैप्टर पढ़ के आइएगा, ठीक है। आज हम क्या जानने वाले हैं, हमारे पृथ्वी के अंदर। ठीक है। आज का हमारा चैप्टर है हमारे पृथ्वी के अंदर। ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाइए सभी। आ जाइए बच्चों, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए सभी। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम, आ जाइए। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। एक मिनट। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पृथ्वी के अंदर, यानी हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या है हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सभी ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था आप सभी को पढ़ के आने के लिए इस चैप्टर को। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक मिनट। ठीक है। क्लास स्टार्ट करें। तो देखते हैं, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, ठीक है। हमारी पृथ्वी कैसी है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारी पृथ्वी है गतिशील ग्रह है, ठीक है। इट्स गतिशील मीन्स मूवेबल। आपको ये याद रखना है, जो मैं आपको हाईलाइट करके दूंगा आपको ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो आपको ये हाईलाइट कर लेना है। हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी गतिशील है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, किस वजह से? इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स मीन्स आंतरिक 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 बल और बाह्य बल की वजह से इसमें निरंतर क्या होते रहता है, इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। अब इसका आंतरिक भाग क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है हम अभी जानेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतें बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं, ठीक है। इसको ये हाईलाइट कर लेना आप लोग, आपको कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं, ठीक है। भूपरपट्टी कहते हैं या परपट्टी कहते हैं, इसे हाईलाइट कर लेना आप सभी को, इस पोर्शन को, ठीक है। यह महाद्वीपीय सहमति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र की सतह में केवल 5 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको यहाँ हाईलाइट कर लेना है। यह महाद्वीपों पर कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? महाद्वीपों में यह 35 किलोमीटर तक भूपर पट्टी पाई जाती है, तथा समुद्र की सतह में केवल 5 किलोमीटर की होती है, ठीक है। समुद्र की सतह में कितनी होती है? यह 5 किलोमीटर की होती है। तो एक मिनट हो गया। 1 मिनट बच्चों, हाँ। 1 मिनट रुकेंगे सभी। ठीक है। ध्यान देंगे आप सभी। यह महाद्वीपीय संयुक्तों में 35 किलोमीटर एवं समुद्र की सतहों में 5 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। उसमें महाद्वीपीय संहिता मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनिया जैसे खनिजों से बनी हुई है, ठीक है। महाद्वीप की लेयर किससे बनी है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे सियाल, ठीक है। इसे इसलिए सियाल एवं सी मीन्स सिलिका, एल मीन्स एल्यूमिनियम, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है, ठीक है। सियाल, सियाल, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। ये आपको हाईलाइट कर लेना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम। महासागर भूपर पट्टी, महासागर की भूपर पट्टी मुख्यतः मैग्नीशियम एवं सिलिका से बनी हुई होती है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है, ठीक है। सिलिका एवं मैग्नीशियम से।
यहाँ क्या बताया गया, महाद्वीप की संहति कहाँ से बनी है, सिलिका एवं एल्यूमिनियम, तथा महासागर किससे बना है, महासागर बना है हमारा सिलिका एवं मैग्नीशियम, ठीक है। यह हमारा महाद्वीप के लिए बना है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, तथा सीमा किससे बना है हमारा, महासागर के लिए, ठीक है। ये लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए आप जो जो मैं बता रहा हूँ आप सभी को। अब आगे बढ़ेंगे हम। भूपर ये आपको हाईलाइट कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, भूपरपट्टी परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसके सबसे आंतरिक परत को कोर इसकी सबसे आंतरिक परत कोर है, ठीक है। अभी हम मैं एक एक करके आपको अच्छे से बताता हूँ कि इस लेयर को अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। क्या कहा है सबसे पहले, ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोर है, ठीक है। कोर, क्रोड भी, या फिर हमें इसको हिंदी में कोर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में CORE होता है कोर, ठीक है। यह हमारा भाग होता है कोर का, ठीक है। ये हमारा आंतरिक कोर है, और ये जो है हमारा बाह्य कोर है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमारी ये जो लेयर है, ये छोटी हल्की हल्की दिख रही होगी आपको, ब्राउनिश, ठीक है, ये हमारी क्या है, कोर मेंटल सीमा है, ठीक है, ये मेंटल वाली लेयर है। उसके बाद ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है येलो येलो येलो, ये हमारा मेंटल है, ठीक है, ये हमारा मेंटल है। और ये हमारा स्थल मंडल है, परपट्टी, ये हमारी यहां से यहां तक, ठीक है, इतनी हमारी स्थल मंडल है। ये आपको समझ गया, इसलिए इस आकृति को देखिए आप, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है अच्छे से। सबसे पहले कौन सी लेयर आ रही है, सबसे पहले हमारी परपट्टी आ रही है, परपट्टी में हमारा स्थलमंडल भी आता है, ठीक है। ये इतनी है यहाँ तक, जो आपको रेड पोर्शन दिख रहा होगा कलर से। फिर ठीक हमारा मेंटल स्टार्ट होता है, स्थलमंडल के बाद लिथोस्फीयर कहते हैं मेंटल, मेंटल हमारा ये वाला पोर्शन। फिर मेंटल और कोर की सीमा यहाँ होती है स्टार्ट, और ये हम कोर की बाह्य सीमा है, और ये आंतरिक कोर है, ठीक है, टोटल, ठीक है, समझ गए आप सभी को। अब यहाँ पढ़ेंगे, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक की गहराई गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र में पहुंचने के लिए, जो लगभग असंभव है, आपको समुद्र की सतह में 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा। ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अब इसको देखिए, महाद्वीपीय परपट्टी और महासागरीय परपट्टी देखिए, ठीक है। इस परपट्टी को देखिए, मैं समझाता हूँ आप सभी को। मेरा साउंड आ रहा है बच्चों सही से? एक मिनट चेक करने दीजिए, ठीक है, साउंड आ रहा है बराबर। एक मिनट रुकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस डायग्राम को देखेंगे अच्छे से। ये क्या है हमारी, ये है हमारी महाद्वीपीय पर्वत, ये देखिए, ये हमारा महाद्वीप दिख रहा है आप सभी को, ये हमारे महाद्वीप, ठीक है। ये हमारा महाद्वीप है, ये हमारा परपट्टी वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा महासागर है, ठीक है। इसकी ऊपरी सतह दिख रही है आप सभी को, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा महासागर है। और जो ये महासागर के नीचे गहराई है ये इसकी क्या है, परपट्टी है, महासागरीय परपट्टी। ये कितनी है कि 5 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये हमारी 5 किलोमीटर तक है, क्योंकि इसके बाद क्या है, ये हमारा मेंटल स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है आप सभी को मेंटल, ठीक है। और ये महाद्वीपीय परपट्टी देखिए, ये 35 किलोमीटर तक दिखाई दे रही है, यहाँ से 35 से 70 किलोमीटर तक होती है मिनिमम, ये 35 किलोमीटर बुक में कहा गया है, ठीक है, इतना है फिलहाल। और ये जो हमारा मेंटल है, ये हमारा 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है, 2900 किलोमीटर तक। समझ रहा है बच्चों सभी को? सभी ध्यान देंगे अच्छे से, समझ रहा है सभी को? अब आगे बढ़ेंगे हम। जिसकी त्रिज्या लगभग 3,500 किलोमीटर है, यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, इसे निफे कहा जाता है। निकल मीन्स हमारा, यह हमारा निकल का Ni लिया जाता है, लोहे को हम फेरस कहते हैं, तो ये फी, इसे निफे कहा जाता है, ठीक है। हाईलाइट कर लीजिए, केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, ठीक है। जो केंद्र में कोर होता है
उसका क्या होता है, तापमान प्लस दाब क्या होता है, एकदम हाई होता है। ठीक है, हाई क्यों होता है एकदम, क्योंकि अंदर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो तापमान बहुत ज्यादा होता है, और जो भारी चीजें होती है वो नीचे जाती है, इसलिए दाब बहुत ज्यादा है। ठीक है इसका। अब आगे पढ़ेंगे शैल एवं खनिज। शैल एवं खनिज, ठीक है, ये पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा कोर का है। पृथ्वी की त्रिज्या कितने किलोमीटर है, 6371। ठीक है, याद रखना आपको ये 6371। अब यहाँ पढ़ेंगे हम शैल एवं खनिज। ठीक है, शैल एवं खनिज के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। ठीक है, शैल किसे कहा जाता है, ध्यान से देखिए शैल किसे कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैल से बनी हुई है। ठीक है, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, जो कोई भी प्राकृतिक पिंड होता है, जो प्राकृतिक पिंड, खनिजों का प्राकृतिक पिंड, उसे क्या कहा जाता है, शैल। शैल मीन्स खड़क। ठीक है, जो हमारे क्या कहते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं। ठीक है, शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। ठीक है, रॉक, जिसे हम रॉक कहते हैं, पत्थर, इग्नियस रॉक। ओके, जो प्राकृतिक रॉक होते हैं। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। शैल मीन्स हमारे रॉक, रॉक मीन्स हमारे पत्थर। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड, ओके, जो भी प्राकृतिक पत्थर है या प्राकृतिक पिंड है, उसे क्या कहा जाता है, शैल कहा जाता है। ठीक है, शैल विभिन्न रंग एवं आकार के गठित हो सकते हैं। पत्थरों का कोई भी रंग हो सकता है, शैलों का उन्हें शैल कहा जाता है हिंदी भाषा में। उसका कोई भी आकार एवं गठन हो सकती है। अब मुख्य रूप से शैल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, ये अच्छे से आपको याद कर लेना, हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि ये हमें मेंस में, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक मिनट इधर कर लेता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो अच्छे से इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या कहा गया, मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय शेल मीन इग्निश रॉक, अवसादी शेल मीन सेडिमेंट्री रॉक, कायांतरित मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये तीनों का, इसको हाईलाइट कर लीजिए आप, इन सभी पोर्शन को इतना हाईलाइट कर लीजिए, सभी हाईलाइट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, हमें फिजिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना है हमें ये सब। आपको अपसारी अभिसारी सीमा याद रखनी है सबके लिए। ठीक है, जो मैंने बताई थी आपको, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, कर लिया हाईलाइट सभी ने। अब आगे पढ़ेंगे बच्चों हम। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, बराबर है। द्रवित मैग्मा कब बनेगा, जब ये दो प्लेटें टकराएगी। ठीक है, जब ये दो प्लेटें टकराएगी, जब एक प्लेट नीचे धसेगी, दूसरी प्लेट ऊपर उठेगी, तो ये जो हमारी प्लेट होती है, ठीक है, ये जब पिघल कर लावा बनेगी तब ये ऊपर उठेगी, बराबर है। बराबर है, जब ये ऊपर उठेगी और ये मैग्मा ऊपर उठेगी और ये लावा जब बाहर निकलेगा और जब ठंडा होकर ठोस बनेगा तो इसकी परतें बनेगी, बराबर है। इसकी परतें बनेगी, वही बताया इसमें। देखिए, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार बने शैलों को आग्नेय शैल कहते हैं। ये हमने बताया आपको फिजिकल ज्योग्राफी में, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी को। जब ये हमारा मैग्मा जब बाहर आता है, ठीक है, जब हमारा ये मैग्मा कैसे बाहर आता है, ठंडा होकर ठोस आ जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक प्राथमिक शैल, या फिर ये ज्वालामुखी से बाहर होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसे। प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इस प्रकार के आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी शैल और बहिर्वेदी शैल, इसे भी पढ़ेंगे। ये अंतर्वेदी और बहिर्वेदी क्या होती है, अगर अंदर ही ठंडा हो गया तो अंतर्वेदी शैल होते हैं, और बाहर आकर ठंडा हुआ तो इसे बहिर्वेदी शैल कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। क्या आप ये देखिए, यहाँ पर इनकी डेफिनेशन दी हुई है, लैटिन शब्द से इग्नियस रॉक। ठीक है, ये इनको देखिए आप, लैटिन शब्द इग्निस से जिसका अर्थ है अग्नि, सेडिमेंट्री में सेडिमेंट जिसका अर्थ है स्थिर, मेटामॉर्फ
मेटामॉर्फस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप अपने बुक में एक साइड में, या फिर हाईलाइट कर लीजिए इसको, ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए इन पोर्शन को। आगे पढ़ेंगे। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया अभी लावा किस तरीका का होता है। आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। बता दिया किस तरह से सतह पर आता है, बराबर है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। यह परपट्टी इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी या आग्नेय शैल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इस तेजी से ठंडा होकर जो ठोस बन जाता है, परपट्टी इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दिनों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट खड़क, ठीक है, जो हमारे बेसाल्ट रॉक होते हैं उन्हें। दक्कन पठार, जो हमारा दक्कन पठार है वह बेसाल्ट शैलों से ही बना हुआ है। मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदीय आग्नेय शैल कहा जाता है। बताया था मैंने अभी, ये पढ़ने के पहले ही मैंने आपको बताया था, अगर लावा अंदर ठंडा हो जाता है तो इसे अंतर्वेदी कहते हैं, अगर लावा बाहर आता है तो इसे बहिर्वेदी कहा जाता है, ठीक है। जो मैंने आपको एक डायग्राम के जरिए बता दिया वही इसमें बताया गया है। देखिए, ये डायग्राम के जरिए जो मैंने आपको बताया वही बताया गया है इसमें। जब ये नीचे जाएगी, ठीक है, ये पिघल कर क्या होगा, ये बाहर आएगा। जब ये ठंडा होगा तो इसे क्या कहेंगे हम? बहिर्वेदी आग्नेय शैल। अगर ये यहाँ ठंडा होगा अंदर ही तो इसे अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहेंगे, ठीक है। समझ आ गया आप सभी को? अब आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैलों का उदाहरण है, ठीक है। ये ग्रेनाइट क्या होता है? जो अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं, ठीक है। ये दी हुई डेफिनेशन इसकी कि लेई मसालों तथा चूना दानों का चूना बनाने वाले जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। यह छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ होकर अवसाद दबकर एवं कठोर अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं, ठीक है। अवसादी शैलों के बारे में मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी में भी बताया था किस प्रकार यह अवसादी शैल बन जाते हैं। एक डायग्राम से समझाता हूं मैं आप सभी को। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, अभी मैं बना रहा हूं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर अगर एक पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत है, यहां से अगर हवा हवा आ रही है, ठीक है, एक मिनट, ये हवा आ रही है, बराबर है। क्या कहा है यहाँ पर? अवसाद हवा। यहां से कोई नदी बह रही है, अगर नदी बह रही है तो क्या होगा, ये हवा यहाँ से कुछ धुलकन ले जाएंगे, कुछ नदी यहाँ से अपने साथ बहा के धुलकन ले जाएगी। ये क्या होंगे, अगर यहाँ जमा होंगे, ये क्या होंगे, ठोस होंगे, कठोर हो जाएंगे। कठोर होने के बाद अगर इनकी परत बनेगी तो ये क्या होगा, एक अवसादी अवसादी पठार या अवसादी पत्थर का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इसी को अवसादी शैल्य कहा जाता है, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको जब हम जब हम पढ़ रहे थे, तब आपको बता दिया था मैंने। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में बताया आप सभी को, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम। आगे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए सभी। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, ठीक है। बलुआ पत्थर क्या है? बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों को जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो शैलों में पौधे,
जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं अवसादी में। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है? जो हमारे आग्नेय शैल है, ठीक है, एक मिनट, ध्यान दीजिए सभी। जो हमारे आग्नेय एवं अवसादी शैल है, क्या होता है? ये उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण कायांतरित शैलों में भी परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे रूपांतरित रूपांतरित शैल या हमारे कायांतरित शैल है, उसमें यह परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना ये चीजें आप सभी को। जो बता रहा हूं, ठीक है, वो हाईलाइट भी करना और ध्यान भी देना। अब आगे देखेंगे हम। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना में संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जो हमारी चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको कायांतरित शैल में परिवर्तन, कायांतरित शैल में परिवर्तित अवसादी शैल। ठीक है, ये क्या है? अवसादी शैल किसमें परिवर्तित होगा? कायांतरित शैल में। ठीक है, क्या बताया? जीवाश्म किसे कहा जाता है? शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, हाईलाइट कर लीजिए सभी। आगे पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। शैल्य हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क एवं घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर मतलब पिट्ठू, चिपड्डी या आदि। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखेंगे हम। ठीक है, इन दोनों चित्रों को देखिए आप अच्छे से, यहाँ आपको हिंट मिलेगी। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए, पता लगेगा वे किन शैलों से बने हुए हैं। ठीक है, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, जबकि ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, ये शैलों से बने हुए हैं। ये किससे बने हुए हैं? ये शैलों से बने हुए हैं। ठीक है, एक मिनट, शैलों से बने हुए ये। अब आगे पढ़ेंगे हम। एक मिनट, मेरी स्क्रीन कट रही है, एक मिनट। अब हम पढ़ेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल्य दूसरे शैल्य में परिवर्तित होने की क्रिया को शैल्य चक्र कहते हैं। इसको हाईलाइट कीजिए सभी। एक शैल्य से दूसरे शैल्य चक्र में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शैल्य चक्र कहते हैं। इसको हाईलाइट कर लीजिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर शैल्य चक्र किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है। हाईलाइट कर लीजिए जल्दी जल्दी। सभी हाईलाइट कर लेंगे, ध्यान देंगे अब। ठीक है, आप जानते हैं कि आप जानते, एक मिनट, हाँ, यहाँ पढ़िए आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादों शैलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आग्नेय शैल क्या होता है? ये छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर क्या करते हैं? इन्हीं से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। ठीक है, जो हमारी आग्नेय शैल है, इसको ध्यान देना आपको। आग्नेय शैल है, इसी से ही क्या इसी से ही क्या निर्माण होता है? इसी से ही हमारा अवसादी शैल निर्माण होता है। ठीक है, अवसादी शैल्य।
याद रखना आपको। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं अच्छे से। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को देखेंगे आप सभी अभी। इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए पोर्शन को, जो अभी यहाँ पर हमने पढ़ा है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। अब इस डायग्राम को देखेंगे सभी। ठीक है, क्या कहा गया है देखिए, ये मैग्मा निकलता है सबसे पहले पृथ्वी की सतह से, अंदर से जो हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग है वहां से क्या निकल रहा है, ये मैग्मा निकल रहा है। ये मैग्मा बाहर निकलकर क्या बनता है, ये आग्नेय शैल्य बनता है। ठंडा होकर ठोस पदार्थ बनकर क्या बनता है, आग्नेय शैल्य बनता है। तब क्या होता है, इन्हीं आग्नेय शैल्य, ये क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट कर, दिख रहा है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो ये क्या बनते हैं, ये अवसादी बनते हैं। ठीक है, अवसादी शैल्य बनते हैं। देख लीजिए आप सभी, ये अवसादी शैल्य बनते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये अवसादी शैल्य बनते हैं। उसके बाद जब इन अवसादी शैल्य एवं आग्नेय शैल्यों पर, दिख रहा है आपको डायरेक्शन, ये अवसादी शैल और ये, सॉरी, ये आग्नेय शैल और ये अवसादी शैल, जब इन पर क्या पड़ता है, इन पर अत्यधिक ताप एवं दाब। ठीक है, इस पर लिखा, ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल्य क्या बनते हैं, ये कायांतरित शैल्य बन जाते हैं। ठीक है, और जब कायांतरित शैल्य पर ताप एवं दाब के कारण ये क्या होता है, ये पुनः पिघलकर, दिख रहा है, पुनः पिघलकर मैग्मा बन जाता है। और फिर ये वापस से एक तो आग्नेय शैल बनेगा या फिर ये अवसादी शैल बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये साइकिल घूमती रहती है। इसे क्या कहता है, इसे क्या कहा जाता है, शैल चक्र। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना था, ये डायग्राम को यूपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, ये आईएमपी है, आईएमपी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ आ गया आप सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतना पोर्शन। अब आगे देखते हैं हम। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज का उपयोग कहाँ करते हैं हम, ईंधन बनाने के लिए। जैसे किस तरीके खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। ठीक है, इस तरीके से इसका उपयोग होता है। इनका उपयोग औषधों, उद्योगों, औषधों एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम। ठीक है, ये याद करना है आपको, इतना पोर्शन याद रखना है आपको, ये वाला, ये पोर्शन भी याद कर लेना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है शेल, पृथ्वी की तीन परतें क्या है, हमारा स्थल मंडल, मेंटल और कोर। ठीक है, शेल क्या है, शेल तीन प्रकार के चुनखड़क होते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज करनी है, अभ्यास करना है आपको। ठीक है, अभी क्लास के बाद ये भी आईएमपी होती है, इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं नीचे, द्रवित मैग्मा से क्या बनता है। ठीक है, ये बताया हुआ, आग्नेय बनता है, अवसादी बनता है, या क्या बनता है, तो द्रवित मैग्मा से क्या बनेगा, आग्नेय बनेगा। सब पृथ्वी के सबसे भीतरी क्या होता है, हमारा कोर होता है। ठीक है, सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है, हमारे खनिज के उदाहरण है। बराबर है। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, क्या हमारे अवसादी शैल होते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, हमारी परपट्टी है। तो इस तरीके से आपको राइट क्या है, इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, एक्सरसाइज करनी है। और कल क्या देखेंगे हम, हमारी बदलती पृथ्वी। कल हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, ये क्यों बदल रही है, प्लेट की वजह से, ये भी पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो क्लास के पहले थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इसमें हमारे प्लेटों के बारे में जानना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की गतिविधियां। ठीक है, थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है आप सभी को, ये आपको कल थोड़ा पढ़ के आना है। स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो आज की क्लास पवन के कार्य, पवन वगैरह के बारे में जानेंगे। आपका रिवाइज भी हो जाएगा एक बार। तो आज की क्लास बच्चों हम क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, कल हम हमारी बदलती पृथ्वी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।